ओम सैनी सर, अभी बात हो रही है सीटों को लेकर, क्योंकि सीटों के बंटवारे की बात हुई, ये सारी चीजें हो रही हैं लगातार। तमाम सारे इस तरीके के मुद्दे जो इंडिया से सवाल के तौर पर उठाए जा रहे हैं, मुद्दे नहीं, सवाल के तौर पर ये पूछा जा रहा है। विपक्ष के चेहरे को लेकर के एक बात हो रही है सर। विपक्ष में बार बार ये पूछा जा रहा है कि विपक्ष का चेहरा कौन होगा, इंडिया गठबंधन का चेहरा कौन होगा, दूल्हा कौन बनेगा, ये सारी चीजें। सर, जो बात ब्रजेश जी ने कही कि परंपरा ये रही है कि भाई जो संसद रहेंगे, जो सांसद होंगे वो नेता चुनेंगे, भाई यही चीजें सभी जानते भी हैं। ऐसे में चेहरों का सवाल क्यों उठता है बार बार? क्या जरूरत है उस चेहरे की कि वो बताएं? और जबकि सारे दलों के नेता विपक्ष वाले ये कह चुके हैं कि भाई हमारे पास बहुत सारे विकल्प हैं और हम किसी भी विकल्प को चुन सकते हैं। ये दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी जो है वो तमाम राज्यों के चुनाव भी प्रधानमंत्री के चेहरे पर लड़ रही है। आप राजस्थान से आते हैं, राजस्थान की स्थिति क्या है इस समय, वो उसको जोड़ते हुए सारी चीजें बताइएगा। अशोक गहलोत का एक बयान मैं याद दिला देता हूं। उन्होंने कहा था कि यहाँ पर कोई ऐसा चेहरा तक नहीं है भाजपा के पास जिससे सवाल पूछा जा सके, आखिर हम हमला हमला करें तो किस पर करें। ओम सैनी साहब, देखिए, कुल मिलाकर के मुझे तो ये लग रहा है कि ये सारा संकट तो मीडिया के माध्यम से जो उनके साथ में है उनका है, इसीलिए हम लोग इस पे बात कर रहे हैं, यहीं पर कर रहे हैं बात। वरना जो ये जो बड़ा बड़ा मीडिया है, बहुत रीच वाला है, उस पर हम कहीं बोल रहे होते। अब मैं अपना खुद का मीडिया बनाना पड़ रहा है, ये संकेत है कि भारतीय जनता पार्टी या एनडीए ने क्या कुछ कर डाला है। बहरहाल, मुझे लगता ये है कि जैसे यूपीए 1 के वक्त में कॉमन मैन प्रोग्राम का सिलसिला बना था, उससे एक एकजुटता का एहसास हुआ और उन्होंने ये सब बातें होने ही नहीं दी। जो आज कहा जा रहा है लगातार कि आपके पास में चेहरा कौन सा है, चेहरा कौन सा है, तो वो उससे जिस 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 तक जिस शानदार तरीके से अपने आप को अलग करते हैं और चेहरे पे टिकते ही नहीं और अगली बात कहने लग जाते हैं, ये राजनीतिक दलों की परिपक्वता का एक पक्का इंतजाम, और खासतौर से कांग्रेस की तरफ से इस तरह की बातें बहुत जल्दी उठा करती हैं कि उनके लोगों का नाम ही चर्चा में हो। वो ऐसा हो नहीं रहा है। सारे लोग बड़े सामूहिक तरीके से जैसे बैठ करके जो खबरें देख रहे हैं उससे पता लग रहा है कि एकजुट होकर के सारी बात कर रहे हैं। और सीटों पे भी सुना है कि 400 से ज्यादा सीटें हैं जिनको तय कर लिया गया कि कैसे कैसे होगा। अभी ज्ञान तो तभी मिलेगा जब वो बताएंगे, वरना उससे पहले तो कुछ होगा नहीं। राजस्थान में बहुत अलग विचित्र स्थिति हो रही है। राजस्थान में ये हो रहा है कि जिस वसुंधरा राजे की लीडरशिप में भारतीय जनता पार्टी ने पहली बार बहुमत हासिल किया था, मैं इसलिए शब्द इस्तेमाल कर रहा हूं पहली बार, क्योंकि जब भैरों सिंह शेखावत राज्य में मुख्यमंत्री बने थे तो जनता पार्टी की तरफ से बने थे, जब दोबारा लड़े और दोबारा बने तो गठबंधन से बने। उसके बाद में भारतीय जनता पार्टी की हैसियत कभी बनी ही नहीं। लेकिन वसुंधरा राजे ने 2003 में जिस तरीके से इलेक्शन लड़ा और जिसको आडवाणी और प्रमोद महाजन की स्ट्रेटेजी से ही सारा सिलसिला हुआ था कि 33 जो राजस्थान के जिले हैं उनमें घूम जाए और 8 संभाग उनको देखे और वहां के लोगों को समझे, जाने, उनकी जैसी भाषा बोले, उनके जैसे परिधान लगाएं, और साथ साथ में जो धार्मिक सारा सिलसिला होता है देवताओं के भोग देने का और सब सिलसिला वो करे। उसका नतीजा ये हो कि पहली बार 120 आए और दूसरी बार पराजय होने के बाद में फिर जब तीसरी बार लड़ते हैं तो 163 आए। ये 163 200 विधानसभा के सीटों से, ये 163 मोदी जी को मोदी जी के साथ में विवाद का जरिया बन गया। 2014 में जब मोदी जी हवा बना रहे थे अपनी, तो जब राजस्थान में उन्होंने अपने प्रचार के लिए आए तो यहाँ ये वसुंधरा जी को अच्छा नहीं लगा। उनका कहना था कि राजस्थान में तो मैं कर रही हूँ, आप इसके बारे में छोड़िए। बस यही बात उनको लग गई और तब से वो एक टेंशन मोदी जी के साथ में बरकरार हुआ और वो आज भी बरकरार है। ये जो यात्रा का सिलसिला था, ये पहले वसुंधरा जी की लीडरशिप में और उनकी कहे मुताबिक बनने का सिलसिला था, लेकिन उसको बदला गया और बदल करके जो 4 जगह जहां से अभी स्टार्ट हो रही हैं उनमें वसुंधरा जी को परे रख करके और कहीं पर कहीं पर गृह मंत्री जी हैं, कहीं पर आपके परिवहन मंत्री है वो हैं, कहीं पर रक्षा मंत्री हैं, और अंत में फिर सर जहां वसुंधरा जी को शुरू करना था वहां जेपी नड्डा साहब उसको रवाना कर रहे हैं। हाँ, जेपी नड्डा, और जहां पर बड़ी मीटिंग करने का सिलसिला है उसमें मोदी जी होंगे। इन बातों का परिणाम ये होगा कि कहीं बड़ी खफा है वसुंधरा जी, कह नहीं रही, बड़ी संतुलित सी हैं, लेकिन खफा हैं और उन्होंने
आज से दूरदर्शन प्रारंभ कर दिए उन्हीं चारों जगह पे जाकर के, और उनका अपना वर्चस्व अलग सिलसिला है। दूसरा, जो सबसे वरिष्ठ नेता है भारतीय जनता पार्टी का राजस्थान में, कैलाश मेघवाल, जो 1977 में जनता पार्टी के उदय के साथ में इनका वर्चस्व बना था, और भैरव सिंह जी की मंत्रिमंडल में भी रहे, वसुंधरा जी के मंत्रिमंडल में भी रहे, और स्पीकर भी रहे। उन्होंने जो बगावत की है, उन्होंने जो कहा है, अर्जुन मेघवाल को कहा कि सबसे बड़ा मतलब उन पे बहुत सारे आरोप लगा दिए कि इन्होंने ये किया वो किया, जो कि मुकदमे चल रहे हैं, और घपले और चोरी भ्रष्टाचार के बड़े आरोप लगाए। उनको लेकर के हलचल मच गई उसके अंदर। तो उनको ये, मेरे को लगता है कि राजस्थान में तो ये होश ही नहीं है कि बंबई की जो बैठक हो रही है या मोदी जी क्या कुछ कर रहे हैं। चिंता ये हो रही है भारतीय जनता पार्टी को, एनडीए को और मोदी जी को, कि राजस्थान को कैसे बचाया जाएगा। और ये सचमुच में ये सही बात है जो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि कुछ चेहरा नजर नहीं आता, तो चेहरा तो एक ही है, मतलब स्टैब्लिश ये किया जा रहा है, लेकिन जो बाकी चेहरे हैं जिनकी चर्चाएं और जिनसे नाराज होकर के, जैसे तो तत्काल ये हुआ कि जैसे कैलाश मेघवाल ने अपनी बात कही तो उनको बता दिया कि कांग्रेस के स्टाइल से अपनी बात कह रहे हैं, इसका मतलब कांग्रेस में जाएंगे। लेकिन जहां तक मैं जानता हूं, कैलाश मेघवाल का ये सिलसिला नहीं है। कैलाश मेघवाल एक जमाने में प्रजा सोशलिस्ट पार्टी और एआईएसएफ के मेंबर रहे, और बाद में जनसंघ में आए, और जनसंघ से बीजेपी में आए। ओम सैनी सर, जिस तरीके से सर हम जो एक तो मैंने सवाल लिया था जो कि आप उस समय डिस्कनेक्ट हो गए थे, उस पर भी आप अपना एक संक्षिप्त एक छोटा सा टिप्पणी, और इसके साथ साथ सर एक चीज और है सर, 15 दलों की पहली बैठक हुई, फिर 26 दल हो गए, अब 28 की बात हो रही है। तो ये जो लगातार कुनबा बढ़ रहा है वो भी तब जब आप विपक्ष में बैठे हैं, और इसके लिए कोई अतिरिक्त प्रयास नहीं कर सकते हैं आप। ऐसा नहीं है कि आपके पास कोई एजेंसी है, आपने लगा दिया है कि वो हायर कर ली, आपने हायर कर रखा है और वो जोड़ करके ले आ रहे हैं, तो वो सीन नहीं है। उसके बावजूद भी अगर ये कुनबा बढ़ रहा है तो उसका कितना असर आप लोकसभा चुनाव के ऊपर देखते हैं? देखिए, इतिहास को देखने से कुछ चीजें बड़ी साफ हो जाती हैं। अगर आपने जॉर्जी दोमित्रो को पढ़ा हो और उनकी ज्वाइंट फ्रंट स्ट्रेटेजीज को समझा हो, जो इस तरीके के फासिज्म और कम्युनलिज्म के सिलसिले से क्रिएट होते हैं, और उसमें लोग लेकिन बड़ी सेक्रीफाइस करने के लिए तैयार होते हैं। और यूपीए 1 में मुझे वो जो एक्सपीरियंस था सुरजीत वगैरह के साथ का, उसकी वजह से कोई प्रॉब्लम हुई नहीं, और कॉमन मिनिमम प्रोग्राम के साथ में बड़े आराम से सब कुछ हो गया। लीडरशिप भी तय हो गई और नेतृत्व भी तय हो गया सारा। लेकिन इस बार जो है, इस बार बड़ा कोशिश होकर करना पड़ रहा है, क्योंकि बड़े अजीब किस्म का कॉम्बिनेशन है, जो कहीं वैचारिक रूप पर कहीं बहुत परे परे रहते हैं। लेकिन ये जो एक मुद्दा बना है कि मोदी जी का जो शासन है या एनडीए का जो शासन है, वो बड़ा लोगों के अधिकार छीनने वाला है। उसके साथ में हमें अपने मन मुटाव छोड़ करके और एक साथ बैठना चाहिए। तो जो कमेटी बनी है और कमेटी के साथ में जो फैसले हो रहे हैं, उससे मुझे उम्मीद है कि इसमें इस तरीके की बात नहीं होगी जैसी कि एनडीए को कल्पना है कि साहब शायद ऐसा हो जाएगा। लेकिन ऐसा होगा नहीं, क्योंकि पिछले 48 घंटे में जिस तरीके से अलग अलग दलों के नेता अपनी बात पर जो कोशिश है बोलने में, सोच रहे हैं कि इसका कोई उल्टा असर ना हो जाए, इंडिया की यूनिटी नजर आनी चाहिए। तो मुझे लगता है कि ये जो कमेटी बनेगी, जो शायद 11 लोगों की कमेटी बनने जा रही है, वो अपने आप में सब चीजें तय हो जाएंगी, ऐसा कुछ होगा नहीं। तो और एनडीए में सब कुछ हो रहा है। मोदी जी को लेकर के जैसी नाराजगी हो रही है, उसके लिए आपको सिर्फ राजस्थान को देखने की जरूरत है। राजस्थान में मोदी जी और अमित शाह जिस तरीके से अपना प्रभाव जमाना चाहते हैं, और पूरे प्रादेशिक संगठन को जिस तरीके से अपने हाथ में उन्होंने ले लिया है, और जिस तरीके से संगठन ने अपने आप को सरेंडर कर दिया है, वो कुछ जो वरिष्ठ नेता हैं, जिनके एक्सपीरियंस है, जिनको शासन का अनुभव है, उन लोगों के रुचिकर नहीं लग रहा। और उन लोगों के साथ में लोग कैसे चले जाएंगे, चाहे भारतीय जनता पार्टी के निपटारे के लिए चले जाएं, चाहे किसी और तरीके से जाएं, लेकिन जाएंगे निश्चित रूप से, तो उसका नुकसान होगा। और ये बात ये लोग नहीं समझ रहे हैं। इनको इतना अहंकार और इतना दम्भ हो गया, अपनी स्ट्रेटेजीज पे इतना वो हो गया कि साहब जो कुछ हम कर रहे हैं वो बड़ा मीनिंगफुल होगा। क्योंकि बिहार में और कर्नाटका में जो कुछ थोड़ा थोड़ा इनको दिखा नजर आया, उसी पर आज भी एडमेंट है ये। लेकिन अब मुझे नहीं लगता कि अब वैसा सिलसिला होगा। और राजस्थान इसके लिए एक नजीर होगी आने वाले लोकसभा के चुनाव में, कि राजस्थान से भारतीय जनता पार्टी का कैसे नष्ट होना प्रारंभ हुआ और कैसे लोकसभा से परे चली गई।